हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू जीविका केमिस्ट्री क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। 2020 का सेट नंबर 1 बायोलॉजी अनसॉल्व्ड पेपर 2020 का सेट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, आप तक पहुंच चुका है। और आज हम लोग बायोलॉजी का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और एक रिक्वेस्ट है भैया कि आप हमें अपने अनुभव को, ठीक है ना, अपने अनुभव को जरूर शेयर किए। और शेयर कैसे करेंगे? आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना। आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर दें कि आपको बायोलॉजी अनसॉल्व्ड पेपर अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने में मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जैसा भी हो, हमारे वीडियो में आप हमें इतना बता दें जिससे कि हमें और भी एनर्जी मिलती है आपकी हेल्प करने के लिए। तो बिना किसी विलंब के, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है, तो सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है ना, कोई भी अनसॉल्व्ड सेट नंबर 2 2020 का WH लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के जीवधारी का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। रोटीफर्स, मधुमक्खियों, टर्कियों, उपर्युक्त सभी में, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी पहले का खाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? तो इससे दूसरा ऑप्शन जो है हमारा, एक का था, ये खा है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। और दूसरे ऑप्शन में जित लिखा है कि यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो उनमें से एक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। यह प्रभाविता नियम की पुष्टि करता है। गाहर, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? राइजोबियम, माइकोराइजा, नॉस्टॉक और फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो गा का चौथा ऑप्शन सही है, फर्स्ट व सेकेंड ऑप्शन दोनों सही है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? एक तो ये प्रश्न हो गया, और इसी तरह आ जाएगा डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? तो रासायनिक चाकू जो कहते हैं, ये इसमें ऑप्शन है आपका घ नंबर का ऑप्शन है सेकेंड। पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। पूरा नाम ये होता है, इसे रासायनिक चाकू भी कहा जाता है, और यहां पर आपके ऑप्शन में इतना दिया गया एंडो न्यूक्लियेज। तो ये ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है वृषण के 2 कार्य लिखिए। ठीक है ना, वृषण के 2 कार्य। तो वृषण का मुख्य काम क्या होता है? ये पुरुष का नर जननांग, प्रमुख नर जननांग होता है ना, यानी नर जननांग रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आने में सबसे मुख्य भूमिका निभाता कौन है? वृषण। तो नंबर 1 पर होगा शुक्राणुओं का निर्माण करना। पहला काम क्या है? पहला और मुख्य काम है शुक्राणुओं का निर्माण। दूसरा कार्य क्या होगा? पुरुषत्व का विकास करना। पुरुषत्व का विकास करना अर्थात नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन
स्टीरोन का निर्माण करना, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। ये हमारा दूसरे का कंप्लीट होता है। दूसरे की गा की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दूसरे का गा। सह प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो सह प्रभाविता है ना, हेडिंग होती है सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस, इंग्लिश में कहेंगे कोडोमिनेंस, NNC, कोडोमिनेंस। इसका मतलब भैया क्या होता है, आप जानते हैं कि नाम क्या कह रहा है, सह प्रभाविता है ना। जब सह प्रभाविता कह रहा है तो सह का मतलब होता है साथ में, अर्थात कभी कभी जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराते समय दोनों ही लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, अर्थात दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रकट कर देते हैं। उसी को हम सह प्रभाविता कहते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, कभी कभी दो विपरीत लक्षणों का क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में दोनों ही लक्षण प्रदर्शित होते हैं, सह प्रभाविता कहलाता है। कभी कभी प्रथम पीढ़ी में क्रॉस कराने पर दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर क्रॉस कराया जाए तो दोनों ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण पर क्या लेते हैं कि जैसे मनुष्य का रुधिर वर्ग ए, ठीक है ना, मनुष्य का रुधिर वर्ग ए लिया और रुधिर वर्ग बी ले लिया। यानी हम लोगों में अब ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। तो हमने क्या लिया, ब्लड ग्रुप ए का प्रभावी जीन जो बनेगा वो IA I0 लिया, और इसके जो प्रभावी जीन लिए वो हमने IB और I0 लिया, ठीक है। इनमें से प्रभावी जीन क्या है, IA, और इसका जो प्रभावी जीन है वो क्या है, IB। इन दोनों में जब क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा, IA IB। यही दोनों जीन आए, IA और IB आया। ये F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी है। F1 जनरेशन में जो ये ब्लड ग्रुप बनकर तैयार हुआ, चूंकि A जीन भी प्रभावी है और B जीन भी प्रभावी है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप। तो ये हमारा रुधिर वर्ग AB हो जाएगा। यहाँ पर दोनों करेक्टर, दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सह प्रभाविता, ठीक है ना। इसी को हम कहेंगे सह प्रभाविता। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरे का, सॉरी ये दूसरे का गा नहीं खा था, है ना। आगे चलते हैं दूसरे के गा नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 2 का गा कह रहा, मादा युग्मकोद्भेद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जब मादा युग्मकोद्भेद का विकास, जब मादा युग्मकोद्भेद का विकास केवल एक गुरु बीजाणु से होता है, केवल एक गुरु बीजाणु से होता है,
तो इसे एक बीजाणुज विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ कह रहा है, दूसरे घ में डीएनए और आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों को लिखिए। डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखना है तो एक तरफ डीएनए और दूसरी तरफ आरएनए। उसने कहा दो रासायनिक अंतर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, इसमें स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है और इधर इसमें यह क्षमता नहीं होती है। डीएनए में आरएनए में स्वाद्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है। नंबर 2, इसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होते हैं। और नंबर 2, इसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होते हैं। ये 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब दूसरे के अंगा पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। निम्नलिखित रोगों का संचरण नंबर 1 पर दे रहा है अमीबता, इसे अमीबियासिस या अमातिसार भी कहते हैं। तो कह रहा है इनका संचरण कैसे होता है। ठीक है। तो घरेलू मक्खियां, इसका संचरण कौन करेगा? घरेलू मक्खियां। ठीक है। घरेलू मक्खियां इस रोग की वाहक होती हैं। इस रोग की वाहक यानी हमारी घरेलू मक्खी अगर मनुष्य जात के लिए बात की जाए तो बहुत बड़ी दुश्मन होती है, बहुत सारे रोगों का संचरण करती है और परजीवी ठीक है को संक्रमित व्यक्ति से ठीक है व्यक्ति के मल के साथ निकलता है, मल से खाद्य पदार्थों तक पहुंचाती है। आपको पता है मक्खी जो होती है वो गोबर में भी बैठती है, मल में भी बैठती है और वही मक्खी उड़ करके हमारे खाद्य पदार्थ भोजन वगैरह में बैठ जाती है। तो उसी के पैरों के साथ चिपका हुआ आया हुआ परजीवी भोजन वगैरह में छूट जाता है। जब हम लोग उसी भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें यह रोग हो जाता है। दूसरा था एस्केरिस्ता। एस्केरिस द्वारा होता है, ठीक है ना। यह रोग आंतपरजीवी एस्केरिस द्वारा होता है। आंत का परजीवी होता है, एस्केरिस होता है। इसका संक्रमण जल व मिट्टी से होता है। इसका संक्रमण जल और मिट्टी से होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का
3 का कह रहा है शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्र जनन नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये डायग्राम बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको बना पाना थोड़ा असंभव है, इसलिए इस डायग्राम को हम आपको बता दें। किसी भी मॉडल पेपर से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी मॉडल पेपर से आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, ठीक है ना। इस डायग्राम को आप किसी भी मॉडल पेपर से बना सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप किसी भी मॉडल पेपर से बना सकते हैं, हर जगह मिलेगा, बुक में भी मिलेगा, मॉडल पेपर में भी मिलेगा, कहीं से भी देख सकते हैं, केवल डायग्राम देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का खा कह रहा है नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं, पशु प्रजनन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं, पशु प्रजनन के 2 उद्देश्य लिखिए। नस्ल, इसी को जाति कहते हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो जाति सबसे नीचे लिखा जाता है और फाइलम या किंगडम सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति होती है। अर्थात जीवधारियों का वह समूह जो परस्पर प्रजनन द्वारा संतानें उत्पन्न करता है, जाति कहलाता है। पशु प्रजनन के 2 उद्देश्य इसी क्वेश्चन में जोड़ा गया था। तो कौन कौन से 2 उद्देश्य होते हैं जिनके द्वारा पशु प्रजनन कराया जाता है? तो पहला लिख सकते हैं पशुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य हो गया। नंबर 2, पशुओं से प्राप्त उत्पादों जैसे दूध की गुणवत्ता में सुधार करना। यानी पशुओं से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में इंक्रीज करना, बढ़ोतरी करना हमारा पशु प्रजनन के 2 उद्देश्य होते हैं। तो ये हमारा 3 का खा कंप्लीट हो जाता है। 3 के गा पर चलते हैं। तीसरे के गा में कह रहा था विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए ऊर्जा के प्रवाह का रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए सबसे पहले पारितंत्र में, इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या होता है, सूर्य होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है और सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक क्रिया पे यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कौन लेता है, ग्रीन प्लांट लेता है। कौन लेता है भैया, ग्रीन प्लांट लेता है। अब इस ग्रीन प्लांट ने सपोज दैट कि 1 लाख कैलोरी ऊर्जा कलेक्ट कर ली। इस ग्रीन प्लांट ने 1 लाख कैलोरी ऊर्जा ग्रहण कर ली। इस ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। ग्रीन प्लांट हमारे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्राथमिक को द्वितीयक खाएगा, द्वितीयक को तृतीयक खाता है और तृतीयक को अपघटन करता माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो जो ऊर्जा की मात्रा है, प्राथमिक कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक कौन होते हैं, जो शाकाहारी को खाते हैं। तृतीयक कौन होते हैं, जो इनसे बड़े वाले होते हैं, है ना। और अपघटन करता वो सभी को खाता है, उत्पादक उपभोक्ता सबको खाता है, सबका डिकम्पोज करता है, उनकी बॉडी को रिलीज करता है। तो सपोज दैट इस प्लांट ने 1 लाख कैलोरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। अब मिस्टर लिंडेमान के नियम के अनुसार लिंडेमान ने कहा था कि जितनी एनर्जी कोई भी जीवधारी कलेक्ट करता है उस एनर्जी का 10% ही अगले पोषण स्तर में पहुंचता है। 10%। तो 1 लाख का जो 10% होगा, जब ये इस पेड़ को यानी ये शाकाहारी जंतु इसको खाएगा तो इसके पास मात्र 10,000 कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी। इस 10,000 एनर्जी वाले को जब ये प्राथमिक वाला द्वितीयक वाला प्राथमिक को खाएगा तो इसके पास 1,000 कैलोरी एनर्जी टर्न होगी।
तृतीयक खाएगा तो 1000 का मतलब 100 कैलोरी एनर्जी टर्न हो जाएगी और अपघटन करता तक 10 कैलोरी एनर्जी ही रह जाएगी। ये विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन हो गया, रेखा चित्र हो गया। ठीक है, लिंडेमान ने कहा था 10% ही आगे वाले को मिलेगी और 90% जो ऊर्जा है वो जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 का घा क्या कहता है? 3 का घा कह रहा है पीले बीज वाले लंबे पौधे जिसका जीनोटाइप दिया गया है TTYY का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधों TTYY से कराने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियों को किस अनुपात में आशा की जा सकती है? लंबे एवं हरे, बौने एवं हरे। तो ये लंबे पीले बीज वाले हो गए और ये लंबे हरे बीज वाले हो गए, क्योंकि इसमें दोनों जीन हैं कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y, तो इसमें जो युग्मक बनेंगे वो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे और इसमें जो युग्मक बनेंगे वो 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, इस आधार पर हमने ये वाले प्लांट के जो युग्मक थे यहाँ पर लिख दिए और इस वाले के यहाँ पर लिख दिए, इनका क्रॉस कराया तो ये एक अनुपात हमारा प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये अनुपात हमारा प्राप्त होता है। और उसने कहा है कि लंबे एवं हरे कितने हैं? 1 2 3। ठीक है ना, लंबे और हरे कितने हैं? तो पहले कंडीशन का अनुपात क्या होगा? 3 हो जाएंगे लंबे और हरे। और दूसरा पूछा है इसमें बौने एवं हरे, तो बौने एवं हरे एक ही है, ये केवल हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट का आंसर 1 हो जाएगा। इस अनुपात में हमें पौधे प्राप्त होंगे। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं तीसरे का अंगा। क्वेश्चन कह रहा है जैव उर्वरक क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है तीसरे का अंगा जैव उर्वरक। क्वेश्चन है हमारा जैव उर्वरक क्या है, यानी बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो लिखते क्या है कि विभिन्न प्रकार के जीव, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, जो पादपों के लिए, जो पादपों या कहते हैं फसलों के लिए, है ना, फसल उत्पादन होता है, पादपों के लिए उपयोगी होती है। इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोबर हो जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां हो जाती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, ये सब खाद का कार्य करती हैं, जो कि जैव उर्वरक के लिए आवश्यक हो जाती है। इसी क्वेश्चन में जोड़ रहा है कि किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, जैसे कि नॉस्टॉक, नंबर 1 पर लिख सकते हैं नॉस्टॉक, नंबर 2 एनाबीना, नंबर 3 पर राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ये दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिर करने का काम करता है। नंबर 4 पर लिखना है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का क, चौथे का क देखते हैं। कह रहा विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? विपुंसन एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में, यानी जब पुष्प खिलने वाला हो, पूर्णतः खिल नहीं पाया, उसी कली अवस्था में पराग कोष को, यानी जो नर जननांग बनाता है, पराग कोष को काट कर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। एक कृत्रिम कराय आगे जोड़ रहा है कि एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। तो पादप प्रजनक जो है कृत्रिम परागण कराने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करता है। जब उसे क्रॉस कराना होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को बदलना होता है, तब इस तकनीक का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। पहला शब्द है संकर ओज, ठीक है ना, संकर ओज। संकर ओज में कह रहा है संकर ओज भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त 2 या 2 से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। संकर ओज भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त 2 या 2 से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। और इससे प्राप्त संतान या जो भी संतान की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जाति प्राप्त हो रहा है, जो भी जीवधारी प्राप्त हो रहा है, उसे संकर ओज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, घोड़े और गधे का क्रॉस कराया गया, घोड़े और गधे का क्रॉस से उसकी संतान जो प्राप्त हुई उसे खच्चर कहते हैं, जो कि एक संकर ओज का उदाहरण बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चौथे का खा का दूसरा पार्ट है अपूर्ण प्रभाविता, बात कर रहा है। तो क्या होती है अपूर्ण प्रभाविता, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का खा का सेकंड पार्ट अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता नियम मेंडल का पहला नियम था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी प्रथम पीढ़ी में, या ऐसे लिख दें, कभी कभी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता। यानी प्रथम पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता है, उसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लेते हैं गुलाबास। गुलाबास इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। नहीं, सॉरी 4 o'clock प्लांट ये नहीं, उसे ओइनोथेरा गुलाबास। जब हम गुलाबास में कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर का जीन होगा कैपिटल RR और व्हाइट फ्लावर का जीन होता है स्मॉल r। इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो इसमें युग्मक बनेंगे। क्या बने? युग्मक। इसका कैपिटल R बना और इसका बनता है स्मॉल r। तो जब इन दोनों में क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन मिली, यानी प्रथम पीढ़ी मिली, और ये मिला कैपिटल R और R। मेंडल के नियम के अनुसार यहाँ पर रेड फ्लावर होना चाहिए, बट ये रेड ना होकर के
कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो ना तो रेड प्राप्त हुआ और ना ही व्हाइट प्राप्त हुआ, है ना, ना रेड प्राप्त हुआ और ना ही व्हाइट प्राप्त हुआ, तो ना तो कोई भी लक्षण, प्रथम पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं हुआ, तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चौथे के गा में चलना है हमें। देखिए, कह रहा है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसका आर्थिक महत्व बताइए। तो मधुमक्खी पालन शहद तथा मोम प्राप्त करने के लिए, शहद तथा मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को कृत्रिम विधि से पालना मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। इसके लिए आर्टिफिशियल छत्ते वगैरह बनाए जाते हैं, घोंसले बनाए जाते हैं, जिससे कि मधुमक्खियों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और वो बड़ी आसानी से क्या करती हैं, शहद का निर्माण करती है और शहद और मोम हमें प्राप्त हो जाता है। ये कहलाता है मधुमक्खी पालन। अब हमारे जीवन में इसका महत्व क्या होता है, तो नंबर 1 पर हम लिख सकते हैं कि शहद प्राप्त होता है जिसका उपयोग, शहद तो आप जानते हैं दवा के साथ लिया जाता है, खांसी की दवा में बहुत काम की चीज होती है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। औषधि निर्माण में होता है। नंबर 2, मोम प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है जिसका उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नंबर 3 पर परागण क्रिया में मधुमक्खियां सहायक होती हैं, परागण क्रिया में बहुत अधिक सहायक होती है, बहुत अधिक सहायक होती है परागण क्रिया में। ठीक है ना। तो ये थे हमारे आर्थिक महत्व और मधुमक्खी पालन हो गया। चौथे के घा पर चले, पुनर्योगट डीएनए तकनीक क्या है, इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो आइए इसके बारे में। पुनर्योगट डीएनए तकनीक क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा वांछित डीएनए में हेर फेर करके इसकी कई प्रतिलिपियां तैयार करना पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाता है। और अगर इसका डिटेल जाना चाहें, ठीक है ना, अगर इसके डिटेल में जाना चाहें तो सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 2020 में ये क्वेश्चन डिटेल से हो चुका है, वहां से देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में जोड़ रहा है कि इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए, इसी में जोड़ा गया है। तो यहां पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या, इंसुलिन का उत्पादन। इंसुलिन का हार्मोन्स होता है जिसकी कमी या वृद्धि से डायबिटीज यानी शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि लॉन्ग आंसर है, उनको लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको बोल देते हैं आपके लिए, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। तो हमारी हेडिंग बनती है इंसुलिन का उत्पादन। और भैया वीडियो के लास्ट में आपसे निवेदन है कि कमेंट जरूर कर दें और कैसा आपको अनुभव लगा, आप उससे आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो भी आपको बताया करें। और साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर बता दें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। आप कमेंट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम बताएंगे, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आते हैं अपने टॉपिक पर, इंसुलिन का उत्पादन। इसमें क्या लिखेंगे कि सन 1982 में मधुमेह माने शुगर होता है के रोगों के लिए, मधुमेह के रोगों के लिए मानव इंसुलिन का उत्पादन किया गया।
मानव इंसुलिन का उत्पादन किया गया। एली लिली ये अमेरिका की एक कंपनी है। एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी ने 5 जुलाई 1983 में 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया। जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे। इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीई का उपयोग करके इन जीन्स को ए व बी श्रृंखलाओं को पृथक करके डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ दिया और प्राप्त उत्पाद को मानव इंसुलिन नाम दिया। अब हेडिंग डालेंगे क्रियाविधि। कैसे उत्पन्न, इस विधि में क्रियाविधि हेडिंग डालकर आगे बढ़ेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम मानव इंसुलिन की ए व बी श्रृंखलाओं के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात किया। प्राप्त श्रृंखलाओं को ई कोलाई, ये बैक्टीरिया का नाम होता है, ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, जिससे जीवाणु में इंसुलिन निर्माण के जीन्स आ गए। पैराग्राफ चेंज करेंगे, नई लाइन से लिखेंगे। इन जीवाणुओं का उचित माध्यम व वातावरणीय दशाओं में किण्वन द्वारा संवर्धन किया गया। अंततः किण्वन से प्राप्त पदार्थ को अलग कर लिया गया और इंसुलिन श्रृंखला को भी पृथक किया गया। दोनों ही श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर ह्यूमुलिन को प्राप्त कर लिया गया।
सन 1998 में एली लिली कंपनी और रैन मैक्सी ने मधुमेह की औषधि को बाजार में उतारा। जिसका उपयोग मधुमेह या शुगर के उपचार में किया जाता है। आइए, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के का पर चलने वाले हैं, जिसमें कहा गया है पारजीनी जंतु। कह रहा है पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए इनकी उपयोगिता समझाइए। ठीक है, तो पारजीनी जंतु सेट 2020 के क्वेश्चन नंबर सेट नंबर फर्स्ट 2020 के क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में कराया जा चुका है। पारजीनी जंतु के बारे में सेट फर्स्ट में 2020 के क्वेश्चन नंबर 9 में के अथवा में ये दिया गया है पारजीनी जंतु के बारे में, और इसकी उपयोगिता भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन में। यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2020 के सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 पर इसके बारे में विधिवत दिया गया, डिटेल से आपको कराया गया है। आगे कह रहा है 5वें का कहा उपयुक्त चित्र की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का खा कह रहा है उपयुक्त चित्र की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। तो जो लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र होता है वो एस शेप्ड में बनता है, इसलिए इसको एस वक्र या सिग्मॉइड वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ग्राफ चित्र बना हुआ है। यहाँ से प्रारंभिक अवस्था है, फिर बहुत तेजी से बढ़ी तो त्वरण अवस्था आ गई, फिर और यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाती, तो इसे साम्य अवस्था कहते हैं। इसके बारे में वर्णन करना है तो हमने क्या बताया था, जैसा कि आपको पहले भी बताया है और करा चुके हैं। सॉरी, ये 5 का खा है। तो इसके बारे में जो वर्णन करना है उसके बारे में लिखना है। तो सुनिएगा क्या लिखना है, ध्यान से लिखेंगे, लिख नहीं पाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। प्रकृति में हेडिंग डालेंगे, ये डायग्राफ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास जब सीमित संसाधन होते हैं तो जीवों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होती है। ऐसी समष्टि में प्रारंभ में धीमी गति से शीघ्र ही तीव्र गति से व अंत में प्रतिस्पर्धा या सीमित संसाधनों के कारण स्थिर वृद्धि देखने को मिलती है। अर्थात एस आकार का वक्र प्राप्त होता है। जिसे
संभार तंत्र, संभार तंत्र, समष्टि वृद्धि वक्र भी कहा जाता है। अब हेडिंग डालेंगे प्रावस्थाएं, प्रावस्थाएं। इसकी प्रावस्थाएं कितनी होती हैं? तो लिखेंगे समष्टि वृद्धि वक्र की प्रमुख निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। नंबर 1, प्रारंभिक या लैग अवस्था। प्रारंभ में धीमी गति से आपने लिखा, थोड़ी देर बाद ये त्वरण यानी बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके बाद अंत में फिर से स्थिर अवस्था मिल जाती है। तो ये एस शेप्ड का, एस के आकार का बन जाता है। इसमें 3 अवस्थाएं, प्रारंभिक अवस्था या इसी को लैग अवस्था कहते हैं। नंबर 2, मध्यावस्था, मध्यावस्था या त्वरण अवस्था कहते हैं। और नंबर 3, अंतिम या साम्यावस्था, अंतिम या साम्यावस्था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का खा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कहां पर पहुंचेंगे? 5 के गा। क्वेश्चन नंबर 5 का गा क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनता है? पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से पौधों और जंतुओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेंगे? तो ओजोन छिद्र हेडिंग डाल देंगे। ओजोन छिद्र क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा निरंतर एसी, फ्रिज, आदि के उपयोग से एवं बढ़ते हुए प्रदूषण से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मुक्त होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होता है, जो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरीन मुक्त करता है, क्लोरीन मुक्त करता है। यह क्लोरीन ओजोन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है, बहुत ही घातक सिद्ध होती है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में, ये जैसे ओजोन लेयर हो गई, ओजोन परत में इस तरह से छिद्र बना दिया है। फुल स्टॉप। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसने कहा ओजोन परत में क्या है, तो ओजोन परत में छिद्र का मतलब होता है वहां पर ओजोन परत पतली हो गई है और पतली होने के कारण, ठीक है ना, उसे छिद्र कहते हैं। आगे कहा है पराबैंगनी किरणें के विकिरण के बढ़ने से पौधों और जंतुओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेंगे। तो हेडिंग होगी हमारी पौधों पर प्रभाव, पौधों पर प्रभाव। तो पौधों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? पौधों और फसलों का उत्पादन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से उनके पुष्प
एवं परागकण नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचेगा। फिर हेडिंग होगी जंतुओं पर प्रभाव। देखिए लिखेंगे हेडिंग है जंतुओं पर प्रभाव। ओजोन परत में छिद्र होने से, ओजोन परत में छिद्र होने से सूर्य की परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक आएंगी, जिनके प्रभाव से सभी जंतुओं को स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 5वें का गा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5वें के घा पर। 5वें घा कह रहा है त्रिसंलयन क्या है, यह कहां संपन्न होता है, त्रिसंलयन में निम्नलिखित नाविकों के नाम बताइए, सम्मिलित नाविकों के नाम बताइए। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के घा पर। 5वें का घा त्रिसंलयन। त्रिसंलयन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया दो बार होती है, दो बार होती है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो इसको डिफाइन बाद में करेंगे, पहले इसका हम छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये सपोज दैट हमारा क्या है, ये स्टिग्मा होता है, ये फ्लावर का मादा जननांग है, ये स्टाइल है और यहाँ ये ओवरी है, ठीक है ना। यहां पर होता है ओव्यूल। क्या होता है भैया, ये ओव्यूल होता है। इसमें मादा युग्मकोद्भिद का एक केंद्रक होता है। जैसे ही पराग कोश से कोई परागकण निकलेगा, वो यहां पर आया, यहां पर आने के बाद वो जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा और पराग नलिका का निर्माण करेगा। ये पराग नलिका इस तरह से आएगी और ये पराग नलिका यहां से वृद्धि करते हुए ओव्यूल यानी बीजांड तक पहुंच जाती है। इस तरह से जब हमारा परागकण अंकुरित कर रहा होता है तो उस परागकण में का जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर के दो केंद्रक बनाता है। एक जनन केंद्रक होता है और एक नलिका केंद्रक होता है। वृद्धि करती हुई पराग नलिका जैसे ही नीचे तक आती है, ये जो जनन केंद्रक है विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाता है, दो नर युग्मक बनाता है और एक नलिका केंद्रक रहता है, ठीक है। दो नर युग्मक बनाता है और एक नलिका केंद्रक बनाता है। ये जो नलिका केंद्रक है यहां पर आकर के इसकी भित्त को गला देता है और एक नर युग्मक यहां से आकर के इससे संलयित हो जाता है, जिससे ये N था अब 2N हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो जो दूसरा नर युग्मक बचा था वो आकर के फिर इससे मिल जाता है, अर्थात तीसरा आ गया। तो ये क्या हो गया, 3N बन गया, यानी दो बार निषेचन हुआ और 3N मिले, इसलिए इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। आई बात समझ, इसलिए हम इसको त्रिसंलयन कहते हैं। तो डिफाइन क्या करेंगे, ये तो हमारा समझाना हो गया। यहां पर लिख सकते हैं क्या कि आवृतबीजी
बीजी पौधों में एक नर युग्मक अंडकोशा से मिलकर द्विगुणित जाइगोट बनाता है। द्विगुणित जाइगोट बनाता है। जाइगोट से नहीं, ठीक इसी समय दूसरा नर युग्मक जाइगोट से मिलकर त्रिगुणित रचना बनाता है या त्रिगुणित कहते हैं भ्रूण बनाता है। इसी को हम त्रिसंलयन कहते हैं। अब उसने लिखा यह कहां संपन्न होता है, ठीक है ना। तो यह ओवरी के अंदर बीजांड में संपन्न होता है। बीजांड में संपन्न होता है। और त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम लिखिए। तो क्या होगा कि इस क्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 नलिका केंद्रक, नंबर 2 जनन केंद्रक, और नंबर 3 भ्रूणपोष केंद्रक। भ्रूणपोष केंद्र, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि हमने तो 5 ही बताया, तो नलिका केंद्र कितने होते हैं, 1 जनन केंद्र कितने होते हैं, 2 भ्रूणपोष केंद्र कितने होते हैं, टोटल केंद्र कितने हो गए 5। और हमारा ये क्वेश्चन 3 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 6 के का पर। 6वें का क्या कह रहा है? बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है ना। तो हम लोग 6वें के का पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वें का बहुजीनी वंशागति, ठीक है। बहुजीनी वंशागति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखे कि जीवधारियों में अनेक लक्षणों की, जीवधारियों में अनेक लक्षणों के, तो ये पार्ट तो आपका नोट ही हो गया होगा, चलो इसको साफ कर देते हैं। जीवधारियों में अनेक लक्षणों की मात्र 2 विकल्प नहीं होते, मात्र 2 विकल्प नहीं होते, मात्र 2 विकल्प नहीं होते। इनमें क्रमिक अथवा मध्य क्रम के लक्षण भी, अथवा मध्य क्रम की लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। मध्य क्रम के लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। जिसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं, जिसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं, ठीक है।
ये हो गया बहुजीवी वंशागति। अब इसी के बारे में आगे और पूछ रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसे उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। तो एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण का। क्या लिखेंगे कि मनुष्य में त्वचा का रंग, मनुष्य में त्वचा का रंग काला, गोरा, सॉरी एक मिनट, काला या गोरा। मनुष्य में त्वचा का रंग काला या गोरा ही नहीं होता, काला या गोरा ही नहीं होता, यानी दो ही कलर नहीं होते, ब्लैक और व्हाइट, काला या गोरा नहीं होते, बल्कि इसके मध्य क्रम के, बल्कि इसके मध्य क्रम के, इसके मध्य को सही से लिख दे, मध्य क्रम की विभिन्न रॉड्स भी पाए जाते हैं, विभिन्न रॉड्स भी पाए जाते हैं, विभिन्न रॉड्स भी पाए जाते हैं। यह लक्षण अनेक जीन्स के, यह लक्षण अनेक जीन्स के योगात्मक प्रभाव के कारण होते हैं, योगात्मक प्रभाव के कारण होते हैं। इसे ही बहुजीवी वंशागति कहते हैं, इसे बहुजीवी वंशागति कहते हैं, यानी एक साथ कई लक्षणों का प्रदर्शित होना बहुजीवी वंशागति कहलाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के खा पर क्या कह रहा है? आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानियों की तुलना कीजिए। तो नंबर 1 पहले हेडिंग डालेंगे, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के लाभ। नंबर 1 ये हेडिंग हो गई हमारी, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के लाभ। नंबर 1 फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात फसल में आसानी से रोग नहीं लगता, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान में कमी होती है। नंबर 3 ये फसलें जैविक व अजैविक कारकों के लिए प्रतिरोधी होती है। नंबर 4 फसल की पोषण गुणवत्ता अधिक होती है। नंबर 5 रासायनिक कीटनाशकों की कम आवश्यकता होती है।
नंबर 6, ये फसलें पीड़क प्रतिरोधी होती हैं, पीड़क प्रतिरोधी होती है, पीड़क प्रतिरोधी अर्थात इनमें कीड़े नहीं लगते, ठीक है ना। तो ये थे हमारे रूपांतरित फसलों के लाभ। अब हम इनके हानियों के बारे में चलेंगे, आप लोग नोट करते रहे कंटिन्यू। हानियां, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों की हानियां। नंबर 1, इन फसलों में वांछित जीन के साथ साथ, वांछित जीन के साथ साथ अन्य जीन भी हो सकता है। यानी वांछित जीन तो है ही है, उसके साथ में अन्य जीन भी हो सकता है जो एलर्जी उत्पन्न कर सकता है, जो एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। ये पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन फसलों में बीज उत्पादन की क्षमता नहीं होती। यानी जैसे कि हमारे किसान भाई, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्या होता है गेहूं की फसल बोई, फिर अगली फसल के लिए क्या करेगा, कुछ गेहूं अच्छे अच्छे निकाल के रख देगा, स्टोर कर देगा और उन्हीं गेहूं को दोबारा से बो लेता है, फिर से फसल तैयार हो जाती है। तो इन फसलों में बीज अंकुरित नहीं होते। नंबर 3, यानी हर बार किसान को नए बीज खरीदने पड़ेंगे। इन फसलों का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका अध्ययन अभी नहीं किया गया, इसका अध्ययन अभी नहीं किया गया। नंबर 4, यानी इसका कोई एनवायरमेंटल पर खतरा होगा या अच्छा रहेगा प्रभाव, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं किया गया। परागण करने वाले कीटों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, समझ रहे? यानी जैसे मधुमक्खी परागण के लिए बैठेगी तो उसकी पाचन शक्ति समाप्त हो सकती है, वो मर सकती है, नष्ट हो जाएगी। अगर मधुमक्खी मर गई तो परागण नहीं होगा, और परागण नहीं होगा तो बीज नहीं उत्पन्न होंगे, उधर मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला शहद और मोम भी प्राप्त नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हम लोग छठवें के गा पर चलते हैं। कह रहा है यदि एक समुद्री मछली को अलवट जल जीवशाला में रखा जाए तो क्या वो मछली जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं? तो मछली, अगर समुद्री मछली को अलवट जल में रखेंगे तो मछली मर जाएगी, मछली मर जाएगी। अलवट जल में रखा जाएगा तो वो मर जाएगी। कारण, हेडिंग डालेंगे कारण क्या होगा, इसका कारण क्या है? क्योंकि समुद्र के जल में लवण होता है, समुद्र के जल में लवण होता है। जब इसे स्वच्छ जल में रखा जाएगा, जब इसे स्वच्छ जल यानी तालाब, नदी का, झरने का जल स्वच्छ जल कहलाता है। तो जब इसे स्वच्छ जल में रखा जाएगा, स्वच्छ जल में रखा जाएगा तो जल इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी परासरण क्रिया हो जाएगी।
ठीक है ना, और मछली की मृत्यु हो जाएगी, मछली की मृत्यु हो जाएगी। तो ये भैया ये इस तरह से हमारा हो गया क्या, छठवें का गा भी कंप्लीट हो जाता है। और तो इसके आगे हम लोग कह रहा है एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए। तो ये आपको फास्फोरस चक्र प्रदूषण वाले चैप्टर से मिल जाएगा, यानी छठवें का घा आप लोग स्वयं कर सकते हैं, सेल्फ करें, ठीक है, क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा ग्राफ में, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये कह रहा है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इससे पीछे वाले सेट में नर जनन तंत्र आया था, यहाँ पर मादा जनन तंत्र है। क्या लिखेंगे कि मनुष्य का मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हेडिंग हो जाएगी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। ये डायग्राम है, एक हमने रफली डायग्राम बना दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, आगे का डायग्राम आप लोग अपनी बुक से या कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत, ये डायग्राम हो गया और हेडिंग डाल देंगे, फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लॉन्ग आंसर है, बोलना है हमको क्या कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं आती हैं। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं आती हैं। नंबर 1 हेडिंग है, नंबर 1 ओवरी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय, हेडिंग डाल दें, अंडाशय लिख लें या ओवरी डाल दें, नंबर 1। और लिखें एक जोड़ी अंडाशय स्त्री के प्रमुख जननांग होते हैं। स्त्री के प्रमुख जननांग होते हैं जो उदर गुहा में यानी पेट के अंदर मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी यहां से कि इधर उधर लेफ्ट और राइट साइड में मेरुरज्जु के इधर उधर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी ये साइज हो गया 3 to 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय के अंदर अंड जनन मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें ओवम का निर्माण होता है, अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। कंप्लीट हुई। नंबर 2 पर हेडिंग डालेंगे अंडवाहिनी, ओविडक्ट इंग्लिश में कहते हैं अंडवाहिनी, ये नंबर 2 की हेडिंग होगी। और लिखना शुरू करें, प्रत्येक अंडाशय के पास से एक अंडवाहिनी निकलती है। ये अंडाशय रहा, इसके पास से निकली, जिसका प्रारंभिक भाग कीप नुमा, ये लिखा हुआ फनल, कीप नुमा एवं झालरदार होता है। यह आगे चलकर लंबी व कुंडलित नलिका बनाती है, जिसे फेलोपियन नलिका कहते हैं, जिसे फेलोपियन नलिका कहते हैं। यह लिखा हुआ फेलोपियन ट्यूब, ये आगे चल करके आती है फेलोपियन नलिका कहते हैं। निषेचन क्रिया इसी नलिका में संपन्न होती है। निषेचन क्रिया
इसी नलिका में संपर्क। नंबर 3 की हेडिंग है यूट्रस, इसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं और इंग्लिश में यूट्रस हो गया गर्भाशय। लेकिन दोनों ओर की अंडवाहिनियां, दोनों ओर की अंडवाहिनियां परस्पर मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। यह एक चौड़ी थैले के समान रचना होती है, जिसकी भित्ति मोटी पेशीय एवं लचीली होती है। भ्रूण का विकास इसी में होता है, यानी गर्भाशय में ही बच्चे का विकास होता है। नंबर 4 पर यह है हेडिंग वेजाइना, जिसे हम लोग हिंदी में योनि कहते हैं। नंबर 4 की हेडिंग ये हो जाएगी वेजाइना। यह नलिका रूपी रचना होती है मैथुन क्रिया के समय इसमें शुक्राणु छोड़े जाते हैं। मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, जिसे वल्वा, जिसे वल्वा कहते हैं। वल्वा के ऊपर एक ये घुंडीनुमा रचना होती है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं, CLITORIS, क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। नंबर 5 पर आ गया है सहायक जनन ग्रंथियां। नंबर 5 पर हेडिंग होगी सहायक जनन ग्रंथियां। इसके अंतर्गत लिखिएगा, इसके अंतर्गत बर्थोलिन एवं पेरिनियल ग्रंथियां आती हैं, जो मैथुन क्रिया में सहायता करती हैं। जो मैथुन क्रिया में सहायता करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके हमें अथवा पर चलना है। अगला लॉन्ग आंसर हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा कह रहा आवृत बीजी पौधे में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन। तो देखिए ये पुष्प व्रंत होता है, पुष्प व्रंत, ठीक है ना। और यहीं से ये मादा जननांग है, इसके ऊपरी भाग को स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये हमारा ओवरी होता है। ओवरी में बीजांड होते हैं, ऐसा डायग्राम हम लोग पीछे ड्रा कर चुके हैं। इन्हें ओव्यूल बोलते हैं। ये हमारे स्टामेंस होते हैं, यानी नर जननांग होता है। ये मादा जननांग, ये नर जननांग होता है, ठीक। इसे पुतंत फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट यानी जो धागे जैसी रचना होती है। और ये पोलन सैक होता है, पोलन सैक, और इसमें बनता है क्या, पोलन ग्रेन, इस तरह से। तो ये हमारा बना पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचता है, ठीक है।
तो ये हमारा डायग्राम हो गया। क्या हुआ भैया? डायग्राम हो गया। अब हम लोग इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो इस तरह से ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम को आगे और भी ड्रा करना है। ये पराग नलिका अंकुरित होती है, परागकण अंकुरित होगा, अंकुरित होते होते ये नलिका वृद्धि करेगी। इस नलिका को कहते हैं पराग नलिका। ठीक है, जैसा आपके पीछे भी पढ़े आए, यहां से ये पराग नलिका ग्रोथ करते हुए यहां तक, यानी कि बीजांड तक पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच जाती है। ये हमारा एन होता है मादा युग्मकोण। तो इसके बारे में लिखेंगे क्या? तो निषेचन क्रिया के बारे में डालना है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी क्या? निषेचन। क्या होगी? निषेचन होगी। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। क्या लिख सकते हैं? नर एवं मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। बहुत सिंपल है। मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। हेडिंग डालेंगे। इतना होने के बाद डायग्राम दे देंगे या बाद में दे देंगे। हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि कैसे होगा, इसके बारे में जानते। तो कह रहा है इस क्रिया में एक नर युग्मक, इस क्रिया में एक नर युग्मक यानी परागकण, नर युग्मक कौन है? परागकण। परागकोश से, आगे लिखो, परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, आगे लिखेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होता है। ये रहा, क्या हो रहा है भैया? अंकुरित हो रहा है। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होता है और पराग नलिका का निर्माण करता है। ये बन गया, और पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका, आगे लिखेगा, पराग नलिका वृद्धि करती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। बीजांड तक पहुंच जाती है और इसी समय नर युग्मक अंडकोशा से मिलकर, यहां से एक नर युग्मक ऐसे गया, अंडकोशा से मिलकर द्विगुणित जाइगोट बनाता है। n + n मिले 2n हो गया। द्विगुणित जाइगोट बनाता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक इसी समय, आगे बढ़ जाए, लिखते रहेंगे, ठीक इसी समय दूसरा नर युग्मक द्विगुणित जाइगोट से मिलकर त्रिगुणित भ्रूण बनाता है। त्रिगुणित भ्रूण बनाता है। इस प्रकार आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया 2 बार होती है। इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इसका वर्णन सर्वप्रथम नवासीन ने किया था। नवासीन ने 1898 में किया था। तो ये एक हमारा 5 नंबर का 7वें का अथवा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको साफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
कह रहे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलिती संरचना का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डाल देंगे न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में अपने डाल दें न्यूक्लिक अम्ल, और लिखिएगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मीस्चर ने पस कोशिका, पस माने मवाद होता है जो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, पस कोशिका के केंद्रक से की थी। चूंकि ये केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रयोग अल्टमान, दूसरे साइंटिस्ट हैं, अल्टमान ने किया था, खोजा फ्रेडरिक मीस्चर ने और नाम दिया अल्टमान ने। ये अगली लाइन से लिखें, ये दो प्रकार की होती है, नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। अब नंबर 1 पर डालना है हेडिंग डीएनए। इसी में कह रहा है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी रचना का वर्णन कीजिए। तो अब हेडिंग डालेंगे डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बहुत जाना माना मॉडल है। इसका डायग्राम आइए बनाते हैं। इस तरह से ले जाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे ले जाएंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से ला करके ऐसे मोड़ देंगे और ये हमारा डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये द्विकुंडली। तो इसमें लिखेंगे डीएनए का, लिखना शुरू करें, हेडिंग डाल दीजिए, डायग्राम की जगह छोड़ दें, अभी कंप्लीट नहीं, करते जाएंगे। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। जिसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अनुसार, पैराग्राफ चेंज करें, नई लाइन्स लिखें। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखलाओं, एक दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो कि एक घुमावदार, ऐसे नहीं ऐसे लिपटा हुआ, जो कि एक घुमावदार सीढ़ी के समान होता है। इसके डंडे नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस के बने होते हैं। जिनमें एडेनिन सदैव थायमीन के साथ, एडेनिन
सदैव थायमीन यानी एडेनिन थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। एडेनिन सदैव थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। किन्हीं 2 डंडों के बीच की दूरी, किन्हीं 2 डंडों के बीच की दूरी, ये 2 डंडे हो गए, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम और प्रत्येक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। संपूर्ण डीएनए का व्यास, संपूर्ण डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्लियर हो गया। इनके जुड़ने का क्रम देख ले भैया। एडेनिन यानी ए, थायमीन यानी टी, साइटोसिन यानी सी और जी ग्वानिन, ये हमेशा आए थे एटी और सीजी, एटी सीजी, एटी सीजी, एटी सीजी के क्रम में जुड़ते रहते हैं। ठीक है ना, एटी सीजी, एटी सीजी के क्रम में। अब याद कैसे होगा, तो एक कोड है, कैसा याद कर सकते हैं इसको। ए को हम पढ़ते हैं आई और टी को पढ़ेंगे थे, सी को पढ़ेंगे चले और जी को पढ़े आए थे चले गए, आए थे चले गए, आए थे चले गए, आए थे चले गए। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो ये होगा हमारा डीएनए। अब इसका महत्व, महत्व क्या होता है, नंबर 1 लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे महत्व। तो होगा डीएनए का सबसे, नंबर 1 पर लिखिए, डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना है, को पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। नंबर 2, डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। नंबर 3, यह आरएनए का निर्माण भी करता है। आरएनए का निर्माण भी करता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 8वां। अब हम लोग 8वें के अथवा पर चलने वाले हैं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, जितना हो सकेगा आपकी उतनी मदद की जाएगी। बस थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आप और आपके मित्र, फ्रेंड सर्किल जो भी है, इसका लाभ ले सकें। ठीक है ना। और एक कमेंट करें। कमेंट करते समय ये जरूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा लगा। दूसरी बात, अगर आप इटावा से बाहर के हैं तो कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट नेम और ज़रूर डाल दें। बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ के बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा क्या कह रहा है भैया। लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में, तो हेडिंग हमारी पड़ेगी लिंग निर्धारण, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा,
इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन द्वारा लैंगिक जनन द्वारा जन्म लेने वाली लैंगिक जनन द्वारा जन्म लेने वाली संतान के लिंग का पता लगाना, संतान के लिंग का पता लगाना लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनीशन। अब इसी में उसने जोड़ रखा है कि पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया। तो हेडिंग डालेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण। इसमें लिखेंगे पक्षियों में लिंग गुणसूत्र, पक्षियों में लिंग गुणसूत्र ZW, ब्रैकेट में लिख लो मादा होता है, ZW होता है। तथा नर पक्षी में लिंग गुणसूत्र ZZ यानी नर, ये फीमेल हो गई, नर में ZZ होता है। अर्थात नर पक्षी समयुग्मकी, अर्थात नर पक्षी समयुग्मकी और मादा पक्षी विषम युग्मकी होते हैं। नर पक्षी में 100% गुणसूत्र ZZ होते हैं, ZZ होते हैं। जबकि मादा में 50% Z और 50% W वाले गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के पश्चात Z गुणसूत्र वाले अंडाणु से नर पक्षी बनता है तथा W गुणसूत्र वाले अंडाणु से मादा पक्षी बनती है। कैसे होगा? इसमें युग्मक बनेंगे, युग्मक, इसका Z और W, ये क्या होगा? Z और Z, Z का Z से क्रॉस हुआ तो ये ZZ आ गया, ये क्या हो गया? मेल, ठीक है ना। और इसका इससे हुआ तो ये ZW आ गया, ये बनेगा फीमेल, ठीक है। इस चेकर बोर्ड के साथ में क्या हो गया भैया? हमारा जो पक्षियों में लिंग निर्धारण था वो कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग चलते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। इस
प्रकार के लिंग निर्धारण मधुमक्खी, ततैया और चींटी में मिलता है। इनमें 3 प्रकार की जीन्स पाए जाते हैं। नंबर 1 पर हेडिंग होगी द्विगुणित यानी डिप्लॉयड क्वीन, द्विगुणित रानी। इसमें लिखिए यह निषेचित अंडों से विकसित होती है। यह निषेचित अंडों से विकसित होती है और केवल यही जनन में सक्षम होती है। जनन में सक्षम होती है। नंबर 2 डिप्लॉयड वर्कर्स यानी कि श्रमिक जिसको बोलते हैं, श्रमिक, ये पाए जाते हैं। नंबर 2 की हेडिंग ये भी निषेचित अंडों से विकसित होते हैं, परंतु इनमें जननांगों का विकास नहीं होता। परंतु इनमें जननांगों का विकास नहीं होता। नंबर 3 होगा हैप्लॉइड नर, हैप्लॉइड मेल यानी कि नर। सॉरी, इनको नर को हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों में ड्रोन बोला जाता है, ड्रोन। ये अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। ये अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। तो इस तरह से हमारा मधुमक्खियों में भी यानी क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन 9 में कह रहा पादप प्रजनन क्या है। पादप प्रजनन क्या है। रोग प्रतिरोधकता तथा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपको चैप्टर नंबर 1 पर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 पर आपको मिल जाएगा कंप्लीट। इसका वर्णन वहीं से कर लीजिएगा आप लोग। और जो इसका अथवा है, अथवा इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है मत्स्यिकी, मत्स्यिकी मछली पालन को कहते हैं मत्स्यिकी। ठीक है ना, तो आइए क्या लिख सकते हैं इसमें। देखिए जो अथवा था उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो हमने आपको दिया है, पहली दी है मत्स्यिकी। मत्स्यिकी मतलब मछली पालन होता है। डिफाइन करेंगे, मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली पालन से है। मछलियों का रखरखाव, पालन पोषण एवं बेचकर धन प्राप्त करना मत्स्यिकी कहलाता है।
यानी पहले पालेंगे, रख रखाव करेंगे, छोटे बच्चों को लाएंगे, पालेंगे और उसके बाद में उनको बड़ा करेंगे, फिर बेच करके पैसे कमाना मत्स्यिकी कहलाता है। इसे नीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, यानी मछली पालन को नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन का प्रजनन की वह क्रिया जिसमें एक ही नस्ल के दो जीवधारियों के मध्य, प्रजनन की वह क्रिया जिसमें एक ही नस्ल के दो जीवधारियों के मध्य जनन क्रिया होती है, अंतः प्रजनन कहलाता है। अंतः प्रजनन कहलाता है। एक ही जात के दो सदस्य, मेल और फीमेल। अगर यहीं पर आ जाता कि जैसे कि अभी हमने एग्जांपल इसी सेट में दिया है कि घोड़े और गधे का क्रॉस, तो घोड़ा एक जाति हो गया, गधा एक जाति हो गया, तो दो जातियों के बीच हो तो अंतरा प्रजनन हो जाता है, और एक ही जात के सदस्यों के बीच में हो तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। और इसके बाद में कह रहा है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके बारे में हेडिंग डालते हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा को एक और नाम होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा। इसे हम एक नाम से और जान सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो इसमें लिखेंगे क्या, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट करेंगे। विशिष्ट प्रतिरक्षा में इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की रोगाणु एवं एंटीजेंस से सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जिनसे रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इस तंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस तंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रत्येक प्रकार के रोगाणु को पहचान कर उसे नष्ट करना। और नंबर 2, एक बार रोगाणु के आक्रमण पर उसे स्मृति द्वारा, यानी याददाश्त स्मृति द्वारा पहचान कर शीघ्रता से नष्ट करना। पैराग्राफ चेंज करेंगे, नई लाइन से लिखेंगे। थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, इसी को प्लीहा बोलते हैं, लिम्फ नोड यानी लसिका गांठे बोलते हैं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मिलकर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। मिलकर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। अगली हेडिंग होगी विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार।
विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार, तो ये दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पर हेडिंग होगी सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, इसमें क्या लिखेंगे? जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं तो इसे सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। नंबर 2, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, इसमें लिखें इसे जन्मजात उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। जन्मजात उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्योंकि भ्रूण में माता के रुधिर से बनी हुई प्रतिरक्षी, माता के रुधिर से बनी हुई प्रतिरक्षी प्रवेश कर जाती हैं, जो जन्म के 3 से 6 माह तक जीवित रहती। कौन? प्रतिरक्षी। ठीक है। इसी प्रकार माता के दूध में प्रतिरक्षी उपस्थित रहते हैं। माता के दूध में प्रतिरक्षी उपस्थित रहते हैं। तो भैया इस तरह से हमारा ये सेट भी कंप्लीट हो गया, 3 हो गया। एक सेट और आपके लिए आ गया आपके खाते में, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क दिलाएगा। एक सूचना और दे रहे हैं कि पैरामेडिकल का ऑफलाइन बैच दिसंबर माह से स्टार्ट होने जा रहा है। पैरामेडिकल का ऑफलाइन बैच दिसंबर माह से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो आपके भाई बहन वगैरह इच्छुक हो वो लोग 9412653889 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, 9412653889 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच दिसंबर माह से शुरू होने वाला है। पैरामेडिकल के लिए हमारी एक टीम आएगी। इसको हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक टीम आएगी, पूरी टीम वर्क करेगी। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए अलग अलग अध्यापक होंगे, अलग अलग टीम मिलकर के, यानी कि कम से कम हमारे पास 3 टीचर होंगे। ठीक है ना, जो कि एक फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के लिए और एक बायोलॉजी के लिए। तब जाकर के आपको 3 टीचरों की सहायता से आपको पैरामेडिकल की बढ़िया से बढ़िया तैयारी कराई जाएगी। तो जो लोग इटावा से हैं वो लोग ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन कर लें और कम से कम 1 सप्ताह तक पढ़कर देखें। ठीक है ना, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, एक बार फिर कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है और मिलते हैं हम लोग
अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करते वक्त आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य डालें। धन्यवाद।